नमस्कार मित्रों, वेलकम टू द लीगल फाइल्स. आई एम मनमोहन जसवाल, सर्विंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट है राइट टू रेपुटेशन, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिफेमेशन का केस है ना. आपने 499 और 500 आईपीसी में ये केस पढ़ा होगा, तो डिफेमेशन के अंदर भी ये केस पढ़ते हैं. तो राइट टू रेपुटेशन भी आर्टिकल 21 का पार्ट माना जाता है, फंडामेंटल राइट माना जाता है. फिर राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, तो इसमें है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें कहा कि अगर आप हैंडकफिंग करते हो तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में आप करोगे. और जब अब ये बीएनएस बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें भी हैंडकफिंग के लिए स्पेशल कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, उन्हीं के अंदर हैंडकफिंग होगी, इसके अलावा हैंडकफिंग नहीं होती. राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देते हो आप सेंटेंस से पहले, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है और ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है. फिर राइट ऑफ कीपिंग अंडर ट्रायल विद कन्विक्ट. कन्विक्ट जो है और अंडर ट्रायल है, इन दोनों को आप एक साथ रखते हो, उससे आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है. किसका? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का. तो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पर भी आपको दो बातें दिखेगी, बट साइटेशन में डिफरेंस है. ये 1978 का केस है और 1980 का केस है. ये टाइटल आपको सेम दिखेंगे, ठीक है ना. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इनको अलग रखा जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन करते हैं. किसका? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का. फिर राइट टू स्लीप, आराम से सोने का अधिकार है. कौन से केस में कहा? कि रामलीला मैदान वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि आप आराम से पीसफुली सो सकते हो, ये भी आपके आर्टिकल 21 का पार्ट है. फिर राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस. तो जैसा सब जानते हैं कि विशाखा वाला केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि एक पीसफुल और सेफ वर्क प्लेस पे आपको काम करने का अधिकार है. ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होगा, अगर होता है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है. और इसी केस से जो हम पोस्ट एक्ट पढ़ते हैं वो इसी केस से आया. और सोचो, ये केस 1997 में डिसाइड कर दिया और 2012-13 के अंदर लॉ बनाया पार्लियामेंट ने. कितना लंबा टाइम ले लिया है. फिर राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, वही मेनका गांधी वाला केस जिस अभी अपने पढ़ा था कि आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो, ये भी आपके आर्टिकल 21 में आता है. इन्हें हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ याद रखना है कौन सा राइट है और उसका कौन सा केस है. ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आता एग्जाम में. आपको राइट याद रखना है और उससे रिलेटेड केस याद रखना है. फिर राइट ऑफ प्रिजनर्स टू मीट फैमिली एंड लॉयर्स, तो ये फ्रांसिस कैरोली मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है. और फिर है राइट टू इंटरनेट एक्सेस. ये केस हमने आर्टिकल 19 वाले वीडियो में भी पढ़ा था, अनुराधा बाशिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि आप राइट टू इंटरनेट को एंजॉय करते हो, ये आर्टिकल 19 के साथ साथ आर्टिकल 21 का भी पार्ट है. राइट अगेंस्ट डिजिटल सर्विलियंस, ये केस है. इसमें पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपका जो डिजिटल डेटा है और अनऑथराइज्ड एक्सेस है आपके डेटा पे, वो भी आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है. एक केस आपने पहले पढ़ा होगा, आरएम मालखानी का केस, जिसमें टेलीफोन टैपिंग का केस भी जिसे बोलते हैं. उस केस में कहा था कि टेलीफोन टैपिंग अगर करते हैं तो वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है. वैसे ही अब इस डिजिटल युग के अंदर ये वाला केस आया जिसमें ये कहा कि अगर डिजिटली आपकी प्राइवेसी को अगर ब्रीच किया जाएगा तो ये आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन किया जाएगा. इसमें क्या हुआ था कि एक पीगस नाम का एक स्पाईवेयर था जो ना सिर्फ फोन को टैप करता था, बल्कि उसमें जो फोटो, वीडियोस, अगर कोई और कॉन्टैक्ट्स या लोकेशन है, उन सबको भी ट्रेस कर लेता था. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज द स्कैरियस थ्रेट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी विच इज एसेंशियल फॉर लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21. तो कोई भी डिजिटली हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, अगर करता है तो हमारे 21 का वायलेशन होता है. सिंपल. नेक्स्ट केस आया जोरावर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 के केस में. इस केस में क्या है कि जैसे हमारा प्राइवेसी का अधिकार है, वैसे ही राइट टू प्राइवेसी के अंदर हम अगर हमारे अकाउंट से कुछ इन्फॉर्मेशन हटाते हैं, वो भी इसी का पार्ट माना जाएगा, वो भी आर्टिकल 21 का पार्ट माना जाएगा. ठीक है. इंडिविजुअल कैन सीक रिमूवल ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट सर्च रिजल्ट्स.
फिर नेक्स्ट केस आया राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, थर्ड जेंडर को लीगली रिकॉग्नाइज किया और कहा कि आप अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपके आर्टिकल 21 का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है अडल्ट्री के ऑफेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। कौन से केस में? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस में। और अडल्ट्री को अब ऑफेंस नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वुमेन्स के जो डिग्निटी का अधिकार है और सेक्सुअल ऑटोनॉमी का जो अधिकार है ये उसका वॉयलेशन करता है, तो उसे 497 अडल्ट्री आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है राइट टू मैरी पर्सन ऑफ चॉइस। तो शादी करने का भी आपके पास अधिकार है, आप आराम से अपनी पसंद से बढ़िया शादी करो, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास फंडामेंटल राइट है। इसका इंपॉर्टेंट केस है सफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम 2018, जिसको हदियास केस भी कहते हैं। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन चूजिंग ए पार्टनर इज पैरामाउंट, और ये कहा कि ये अपनी चॉइस से शादी करना भी आर्टिकल 21 का पार्ट माना जाएगा। और फिर आया है शक्ति वाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद से शादी करना भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, और ये कहा कि ऑनर किलिंग जो होती है वो पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन करती है, आर्टिकल 21 का वायलेशन करती है। नेक्स्ट केस आया राइट अगेंस्ट फोर्स स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है नसबंदी करवा देना। तो दीपिका कुशवाहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि अगर फोर्सफुली स्टरलाइजेशन कराते हो किसी भी विमेन का तो ये उसके बॉडीली इंटीग्रिटी का वायलेशन करता है और उसकी प्राइवेसी का वायलेशन करता है, जो आर्टिकल 21 का पार्ट मानी जाती है। फिर बात आती है राइट टू बेल की। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, 21 के अंदर आता है। इसका 3 केस है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है। पहला है गुडी कांति नारासिम्हुलु वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बेल शुड बी द नॉर्म एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन, कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, ये वाली बात कही। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल आप तभी भेजोगे जब ऐसे चांसेस हैं कि वो भाग जाएगा और एविडेंस से टेम्पर करेगा, तब आप उसको जेल दो, बाकी बेल एक जनरल रूल है, आपको देनी चाहिए। फिर बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर कह दिया कि अगर आप बेल को रिफ्यूज करते हो तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है पर्सनल लिबर्टी का, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि बेलेबल ऑफेंस के अंदर तो बेल दी जाती है क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आपको बेल के लिए मना नहीं किया जा सकता, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, आप फंडामेंटल राइट की तरह आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर केस आता है सत्येंद्र कुमार अंटेल वर्सेस सीबीआई 2022 का केस। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, प्रोलॉन्ग डिटेंशन विदाउट ट्रायल वायलेट आर्टिकल 21, कि आप जबरदस्ती इतना टाइम तक आप उसको डिटेन करके रखते हो और उसकी ट्रायल नहीं करते हो, वो आप आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाता है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट लिंचिंग मॉब वायलेंस। अब ये बीएनएस में स्पेसिफिकली एक ऑफेंस बना दिया है। तो उससे पहले तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में डिसाइड हो गया था कि आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, किससे? मॉब लिंचिंग से। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर ये मॉब लिंचिंग होती है तो ये हॉरेंडियस एक्ट ऑफ मॉबोक्रेसी माना जाता है, जिसको आप ये नहीं कह सकते दैट इट कैन बी अलाउड एज अ न्यू नॉर्मल, कि नॉर्मल नहीं है, ये बहुत हॉरेंडियस एक्ट है ये। राइट टू सेफ वर्किंग कंडीशन, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपके आर्टिकल 21 का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन डांस बार। तो इसका केस है आहार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019। इस केस में क्या हुआ कि 2016 के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया और बैन लगा दिया कि जितने भी डांस बार होंगे वहां पर कंप्लीटली बैन कर दिया। तब इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया इस रेगुलेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने बैन लगाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके 2 कारण है। पहला कि राइट टू लिवलीहुड भी आर्टिकल 21 का पार्ट है, तो ये आप कंप्लीटली डांस बार को रोक रहे हो, प्रोहिबिशन लगा रहे हो, तो ये गलत है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और दूसरा आर्टिकल 19, डांस करना अपने आप में एक प्रोफेशन है, तो ये आर्टिकल 19 का वायलेशन करेगा। तो ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट केस आया नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज। अगर आप मिनिमम वेजेस भी नहीं देते तो फिर वो
आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के केस में। नेक्स्ट है होमोसेक्सुअल एक्ट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो होमोसेक्सुअल एक्ट जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। होमोसेक्सुअल का मतलब कि अगर कोई कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं और होमोसेक्सुअल हैं, वो जैसे LGBT कम्युनिटी है, उनको अब 377 के अंदर कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब वो एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये बात हुई नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत सारे एग्जामों में ये नवतेज सिंह वाला क्वेश्चन और वो 497 वाला क्वेश्चन बहुत बार आए हुए। नेक्स्ट है अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर। तो इसका केस है जॉली जॉर्ज वर्गीस वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ कोचिन। तो जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके अगेंस्ट में कोई डिक्री पारित हुई है उसे हम जजमेंट डेटर कहते हैं। तो अगर मान लो जजमेंट डेटर को कहा है कि आपको ये एक सम है वो पे करना है आपके डिक्री होल्डर को, तो फिर अगर वो नहीं कर पाता तो उसको अरेस्ट और डिटेंशन कर लिया जाता है। तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अदर मीन्स बहुत सारे हैं जिससे वो पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो आप वो वाला तरीका यूज़ करो, क्योंकि वो ऑनेस्ट जजमेंट डेटर है, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है इसलिए वो दे नहीं पा रहा है। नेक्स्ट केस है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सर्कस के अंदर जो बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, सेक्सुअल, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज अगर उनका होता है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा। नेक्स्ट है राइट ऑफ फेयर ट्रायल। तो फेयर ट्रायल तो हमारे वैसे भी क्रिमिनल लॉ का एक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है। तो इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि कोई भी लॉ जो होता है उसको पास करना होगा राइट एंड जस्ट एंड फेयर का टेस्ट। अगर वो कोई भी प्रोसीजर है अगर वो जस्ट और फेयर है तब वो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाएगा क्योंकि वो आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा। नेक्स्ट है जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसको बेस्ट बेकरी केस भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फेयर ट्रायल को डिफाइन किया था। फेयर ट्रायल का मतलब होता है ट्रायंगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें तीनों का इंटरेस्ट जो है उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। किस किस का? एक्यूज्ड का, विक्टिम का और सोसाइटी का। और साथ ही साथ जो विटनेसेस होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि विटनेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द जस्टिस। राइट टू स्पीडी ट्रायल। हुसैन आरा खातून के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन का भी आपके पास अधिकार है जो आर्टिकल 21 का पार्ट है। निर्मल सिंह खलोन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। नेक्स्ट केस है यूज ऑफ थर्ड डिग्री मेथड, किशोरी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुलिस ऑफिसर थर्ड डिग्री यूज करते हैं इंट्रोगेशन के दौरान वो आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाता है। फिर बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई स्मोकिंग करता है पब्लिक प्लेस पे तो वो कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया, तो उसे आर्टिकल 21 के अंदर वायलेशन माना जाएगा। अगेंस्ट हुम? जो उसके पास में आसपास पब्लिक प्लेस पे जो खड़े हैं और जो सिगरेट पी रहा है उसके आसपास जो लोग हैं उनके लिए। फिर है कंपनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का अगर वायलेशन किया तो उसके लिए कंपनसेशन भी दिया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एक्विटल हो गया फिर भी आप उसको जेल में रख रहे हो, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है और आपको उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। और इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि 35,000 का डैमेजेस दिया अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पुलिस टॉर्चर या मारने से अगर किसी की डेथ हो जाती है, एक्यूज की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली वालों को उसमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 वायलेशन हो रहा है डिजीज्ड पर्सन का, तो उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा उनके फैमिली मेंबर्स को। नेक्स्ट देखते हैं राइट अगेंस्ट कस्टडियल टॉर्चर और डेथ। तो ये डीके बासु और जोगिंदर कुमार का दोनों का केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अरेस्ट और डिटेंशन किया जाएगा तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को क्या क्या गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। तो गाइडलाइन जो है इन दोनों केस के अंदर बताई गई। शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस लॉकअप के अंदर इल ट्रीटमेंट या टॉर्चर होता है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा। फिर है रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1980 का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस टॉर्चर होता है
तो उससे क्या होता है, इट इज़ द डिजास्ट्रस टू आवर ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एंड ह्यूमनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ये लाइन जो है ये लिखी आती है एग्जाम के अंदर और कहते हैं कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। तो केस का नाम याद रखना और ये लाइन को याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पुलिस टॉर्चर है ये डायबॉलिकल रिकरेंस है। डायबॉलिकल रिकरेंस का मतलब है इट इज द सीरियस और शॉकिंग एविल एंड फ्रिक्वेंट रिपीटेशन ऑफ पुलिस टॉर्चर है जो केसेस देखे जा रहे हैं, तो ये बंद होने चाहिए। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि कस्टडियल वायलेंस जो है इट इज द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। और लास्ट ये कहा कि स्टेट को स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, एक गाइडलाइंस बनानी चाहिए जिससे कि ये जो पुलिस टॉर्चर है ये कम हो सके और जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है पुलिस के अंदर, न्याय व्यवस्था के अंदर, वो कैसे मेंटेन किया जा सके। तो ये सारी बातें कही थी रघुबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस में। नेक्स्ट केस आता है बॉन्डेड लेबर के केस। तो लेबर से रिलेटेड आते हैं 3 केस हमारे पास। निर्जा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बॉन्डेड लेबर होते हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट केस आया बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि लेबर को अगर बेसिक नेसेसिटीज वाली फैसिलिटी अगर नहीं देते हैं तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट फूड, सेफ वर्किंग कंडीशन। ये सारी कंडीशंस लेबर के लिए भी जरूरी होनी चाहिए, नहीं तो आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा। नेक्स्ट रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हालांकि फंडामेंटल राइट नहीं है बट फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है जो हमें अचीव करना चाहिए और कोर्ट को एनफोर्स करना चाहिए। अब नेक्स्ट केस आते हैं एनवायरमेंटल से रिलेटेड केसेस। तो उसमें सबसे पहले आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, जिसे ओलियम गैस लीक केस भी कहते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल ओरिजिन हुआ था। क्योंकि जब आप टॉर्ट पढ़ते हैं तब 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो ये इस केस से एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया और इसमें कहा कि अगर कोई भी हजार्डस एक्टिविटी करती है कोई भी इंडस्ट्री और अगर कोई लीक हो जाता है तो उसको कंपल्सरली कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, उस पर फाइन लगाया जाएगा और उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988, जो गंगा पॉल्यूशन केस के नाम से जानते हैं। और इसमें कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू होलसम वाटर। तो होलसम वाटर क्या होता है, जिससे सिर्फ आपकी प्यास नहीं बुझ रही है बल्कि हेल्थ को बेनिफिट भी होना चाहिए। तो जितनी भी टैनरीज हैं जो गंगा रिवर को पॉल्यूट कर रही है उसको कंप्लीटली बंद करवा दिया, जो उसके आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद करवा दिया इस केस से, ठीक है। अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखो कि यहाँ पर 1987 लिखा है और यहाँ 1988 लिखा है। अब इन दोनों केस को अगर आप ध्यान से देखो तो इनका टाइटल सेम है, ईयर इसका डिफरेंट है। तो आप ईयर से इनको याद रखोगे कि ये केस किससे रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि टाइटल से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वहां दोनों टाइटल और दोनों ये पूछेंगे ओलियम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस कौन सा है, वहां पे ये वाला भी देंगे और ये वाला भी देंगे, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए ईयर इसका याद रखना, जो केस का टाइटल सेम जहां होता है वहां पे ईयर इसका इंपॉर्टेंट याद रखना होता है। फिर आता है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया। एक है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, मतलब जो पॉल्यूट करेगा उसे पे करना होगा, ठीक है, वो कॉम्पनसेट करेगा। और दूसरा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि स्टेट को एंटिसिपेट करना है कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन ना हो या कम से कम हो। नेक्स्ट है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली क्लियर कर दिया कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। आपका सेफ एनवायरनमेंट में रहने का, जहां हवा शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, वहां पर रहने का आपका अधिकार है, आर्टिकल 21 में आता है। और ये केस हमने पहले भी पढ़ा था और यहां पर भी पढ़ रहे हैं। एक बात बताओ, मजा आ रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड। लास्ट JLO का एग्जाम देखा था मैंने, उसके पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में आप मिला लेना कम से कम 15 क्वेश्चन मिलेंगे इस स्लाइड से। और UGC नेट का पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, इसमें इतने भर भर के आर्टिकल 21 में से क्वेश्चन आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना डीप और आते हैं। ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ो।
आपको क्या करना है, ये सारे राइट्स याद करने हैं और आप इनको केस का टाइटल है वो याद करने हैं, बाकी सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। अब हम देखेंगे कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट है जो आर्टिकल 21 के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेथ पेनल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। दूसरा केस आया राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपनी जो इंटरप्रिटेशन है उसको शिफ्ट कर दिया, नेचर ऑफ क्राइम पे फोकस ना करके क्रिमिनल पे फोकस किया और कहा कि 3 कैटेगरी के अंदर ही हम डेथ पेनल्टी देंगे। सबसे पहली कैटेगरी है व्हाइट कॉलर क्राइम, जिससे हम जो ऐसे ऑफेंडर हैं जो इकोनॉमिक क्राइम करते हैं, जो सोसाइटी के लिए घातक साबित हो जाते हैं, तो उन्हें आप डेथ पेनल्टी दोगे। दूसरा, जो एंटी सोशल ऑफेंसेस होते हैं, ऐसे क्रिमिनल जो ऐसा क्राइम करते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, तो ऐसे क्रिमिनल को डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। और थर्ड, सोशल डिसऑर्डर, जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम, जैसे हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स होते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल डिसऑर्डर जैसी व्यवस्था फैलती है, तो ऐसे क्रिमिनल को हमें डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट केस आया बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र प्रसाद में जो डिसाइड किया था उसे ओवररूल्ड कर दिया और क्या कहा, और कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन का ओरिजिन किया, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन के अंदर डेथ पेनल्टी उन्हीं को दी जाएगी जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आएंगे। और साथ में क्या रूल निकाला कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज ए रूल एंड डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन। तो ऐसे ऑफेंसेस जहां पर दोनों ऑप्शन होंगे कोर्ट के पास कि इसको डेथ पेनल्टी दे या इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे, तो ऐसे केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रूल की तरह चूज किया जाएगा और डेथ पेनल्टी को एक्सेप्शनल केसेस में ही चूज किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की डॉक्ट्राइन जो थ्योरी है वो इस केस से आई थी। और दूसरा, इस राजेंद्र प्रसाद के केस में क्या किया था, क्रिमिनल्स के ऊपर फोकस किया था बहुत ज्यादा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बच्चन सिंह वाले केस में, कि ना सिर्फ क्रिमिनल्स पे बल्कि नेचर ऑफ क्राइम जो है उस पर भी फोकस करते हुए हमें डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। फिर आया मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो 303 आईपीसी है उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, हालांकि अब इसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि अब बीएनएस आ गया है। नेक्स्ट केस है मच्छर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो बच्चन सिंह में जो डिसाइड किया था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरीज बताई। तो अगर इन 5 कैटेगरी में अगर कोई क्रिमिनल आएगा तो हम उसे डेथ पेनल्टी देंगे। जैसे कि सबसे पहले किस मैनर में उसने क्राइम को किया है, दूसरा उसका मोटिव क्या है, तीसरा एंटी सोशल नेचर है क्या उस क्राइम का जिससे समाज में नेगेटिव इफेक्ट आता है, चौथा मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम, कितनी मल्टीपल टाइम्स वो मर्डर कर चुका है, तो ऐसे में आप उसको डेथ पेनल्टी दोगे। फिर पर्सनालिटी ऑफ द विक्टिम क्या है, वो हेल्पलेस चाइल्ड है या कोई पब्लिक फिगर है, उसको ध्यान में रखते हुए आप इन पांचों की पांचों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसमें डेथ पेनल्टी दी जाएगी। नेक्स्ट केस आया शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मर्सी पिटिशन, जो डेथ पेनल्टी अगर हो जाती है तो मर्सी पिटिशन लगती है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में, तो ऐसे में इनऑर्डिनेट डिले और अनएक्सप्लेन डिले या अनएक्सप्लेन रीजन की वजह से अगर डिले होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाता है। नेक्स्ट केस देखो, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग। तो पहले के टाइम पे होता था कि जो फांसी की सजा दी जाती थी वो पब्लिक को इकट्ठा करके एग्जाम्पल सेट करने के लिए, वो एक थ्योरी भी है इस पे, ठीक है, उस थ्योरी के हिसाब से पब्लिक हैंगिंग की जाती थी। तो पब्लिक हैंगिंग जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पब्लिक हैंगिंग करते हो इट इज द वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 और इसे बंद कर दी जानी चाहिए। फिर एक केस आया हैंगिंग बाय रोप। तो किसी ने पिटीशन लगाई कि जो फांसी की सजा रस्सी से हैंग करके दी जाती है वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यार कुछ भी बोलोगे, फांसी की सजा हम तो रस्सी से लटका के तो देंगे, फिर इसमें आर्टिकल 21 का कोई वायलेशन नहीं है। आर्टिकल 21 का वायलेशन जब होगा जब आप पब्लिक हैंगिंग करोगे, तब आप आर्टिकल 21 का वायलेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हैंगिंग बाय रोप के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे आपका आर्टिकल 21 जो है वो वायलेट नहीं होता।
नेक्स्ट केस है राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, जो डेथ पेनल्टी होती है और उसमें एग्जीक्यूशन में बहुत काफ़ी डिले हो जाता है, तो उसमें केस आया टीवी बतीश्वरन वर्सेस तमिलनाडु का केस। इस केस में कहा कि आप इतना डिले करते हो एग्जीक्यूशन डेथ पेनल्टी को देने के अंदर, उससे आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है और ऐसे पनिशमेंट को कम्यूट कर देना चाहिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। क्योंकि आप सोचो कि किसी को डेथ पेनल्टी बता रखी कि आपको सजा दी जाएगी और फांसी की सजा दी जाएगी, अब आप उसमें डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं, वो इंतजार में ही मर चुका है आधा तो कि यार मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे फांसी हो जाएगी। तो इतना ज्यादा आप उसको तरसाओ मत, ये आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हर डॉक्टर, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो या प्राइवेट हॉस्पिटल का, हर डॉक्टर की एक प्रोफेशनल और लीगल ड्यूटी है कि आप अपने पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल एड या फैसिलिटी दोगे, भले आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसको पेशेंट के नज़रिए से देखोगे और एक प्रोफेशनल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी भी सेट कर दी कि आप उसका ट्रीटमेंट दोगे और उसको मेडिकल एड दोगे। मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, इस केस में क्या हुआ कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू हेल्थ, इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई कि किसको ज़्यादा मान्यता दी जानी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में क्या हुआ कि मिस्टर एक्स जो थे वो HIV पॉजिटिव पेशेंट थे और इनकी वाइफ जो है, वाइफ नहीं थी, फियांसी थी, ठीक है, जिसकी शादी होने वाली थी उससे। तो उसने क्या किया, डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने उनको बता दिया कि आपके जो होने वाले पति है ये HIV पॉजिटिव है। अब उनकी जैसे ही बताई तो उनकी शादी टूट गई, तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। तो वो मिस्टर एक्स कहते हैं कि यार मेरी प्राइवेसी का अधिकार भी तो है आर्टिकल 21 में, आपने कैसे बता दिया मेरी फियांसी को। फिर फियांसी कहती है कि साहब मेरा भी तो आर्टिकल 21 है कि मेरे पास राइट टू हेल्थ है, तो मैं ऐसे बंदे से तो शादी करूंगी जो एकदम फिट एंड फाइन हो, हेल्दी हो। और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि राइट टू प्राइवेसी से इंपॉर्टेंट है राइट टू हेल्थ। उसकी फियांसी को ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज अगर होती है तो उसमें राइट टू हेल्थ होना इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर आर इंटीग्रल फेसेट ऑफ राइट टू लाइफ। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि जो हजार्डियस इंडस्ट्री है उसमें कुछ गाइडलाइंस इश्यू की, जैसे कि मैंडेटरी जैसे हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए, कंपलसरी इंश्योरेंस होना चाहिए, कंपनसेशन दोगे अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो, और सेफ्टी स्टैंडर्ड से इनका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। और राइट टू हेल्थ जो है वो एनफोर्स किया नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कैन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं इस हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट केस है राइट अगेंस्ट एसिड अटैक। तो एसिड अटैक पे बहुत लैंडमार्क केस है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस पे मूवी भी बन चुकी है, बहुत फेमस मूवी है, अच्छे से देखी होगी आपने। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 3 चीजें बताई कि जो आर्टिकल 21 का वायलेशन करते हैं। सबसे पहला कि अनरेस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एसिड, बहुत इजीली कहीं पे भी मिल जाता है, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। फिर मेडिकल सपोर्ट नहीं मिलता है एसिड अटैक विक्टिम को, तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और साथ ही एसिड अटैक विक्टिम्स को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता, ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो इन तीनों के आधार पे कहा कि आर्टिकल 21 के तहत अब इजीली अवेलेबल नहीं होगा एसिड। दूसरा, प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट मिलेगा एसिड अटैक विक्टिम को, और साथ ही कंपनसेशन दिया जाएगा एसिड अटैक विक्टिम को। नेक्स्ट केस आया राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन MHH, जो लेटेस्ट केस है, अभी जनवरी में डिसाइड हुआ है। डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली कहा है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन जो है ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। दूसरा, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस, इसमें सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, जिसमें हर महिला का रिप्रोडक्टिव चॉइस पे अधिकार होता है कि उसे बच्चा करना है या नहीं करना, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये उसका आर्टिकल 21 का पार्ट है। और कोई भी प्रेशर या फोर्सफुल नहीं हो सकता, ना तो उनके ससुराल वाले ना उसका हस्बैंड, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है।
राइट टू अबॉर्शन फॉर अनमैरिड वुमेन, जैसे हर मैरिड वुमेन को अधिकार होता है कि वो 20 हफ्तों तक अबॉर्शन करवा सकती है, वो वैलिड है, और एक्सेप्शनल कैटेगरी में 24 हफ्तों तक भी परमिशन मिल जाती है। वैसे ही अनमैरिड वुमेन का भी अधिकार है कि वो भी अबॉर्शन करा सकती है जैसे एक मैरिड वुमेन कराती है। क्यों? क्योंकि ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव चॉइस का पार्ट है जो आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट केस है राइट टू अबॉर्शन फॉर माइनर। अब ये केस देखो कब डिसाइड हुआ है, जस्ट अभी 1 हफ्ते पहले ही डिसाइड हुआ है। ये तक अपने नोट्स में है, फुल अपडेटेड नोट्स है। ठीक है। तो ए मदर ऑफ एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किसी भी पर्सन को, चाहे फिर वो माइनर ही क्यों ना हो, आप कंपेल नहीं कर सकते कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी रखनी होगी अगेंस्ट हर विल। क्यों? क्योंकि उससे उसको मेंटल ट्रॉमा और फिजिकल ट्रॉमा दोनों फेस करना पड़ता है, और ये एक रिप्रोडक्टिव चॉइस का पार्ट है और वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो रिप्रोडक्टिव चॉइस के हमने 3 केस पढ़ लिए अब तक। जो सबसे पहला आया था ये लैंडमार्क केस मानते हैं, और जो अभी लेटेस्ट आया 2022 में आया है अनमैरिड वुमेन के लिए, और जो लेटेस्ट आया 2026 के अंदर माइनर्स के लिए, वो हमने देख लिया। और ये अपकमिंग एग्जाम में 100% आएगा, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट, राइट ऑफ अडॉप्टिव मदर टू गेट मैटरनिटी लीव। ये केस अभी पिछले महीने का है, लेटेस्ट है। हमसा नंदुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ कि एक सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020 का, इसका सेक्शन है 60 सबसेक्शन 4। इस सेक्शन के हिसाब से क्या है कि अगर कोई भी अडॉप्टिव मदर है जो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है, अगर उस बच्चे की एज 3 महीने से अगर कम है, तभी आपको 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो फिर इसको चैलेंज किया इस केस के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन है और ये जो कंडीशन है ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 के अंदर, और ये आर्टिकल 21 के अंदर उसको राइट मिलता है कि आप मैटरनिटी लीव मिल सकती है आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द चाइल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 21। हमने आर्टिकल 21 को 1950 से लेकर 1978 की क्या पोजीशन है, 1978 के बाद में क्या पोजीशन रही है, और 1978 के बाद में कौन कौन से तमाम केसेस और तमाम फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 के अंदर कवर किए गए हैं, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। और इवन जो लेटेस्ट केस है अभी इस महीने के भी, वो भी मैंने आपके इस नोट्स में यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस मेहनत में मुझे सच बता रहा हूँ 4 दिन से ज़्यादा लग गए इतने सारे केसेस को लिखना, एक जगह कहीं पे भी मिलते नहीं है। पूरा इंटरनेट, पूरी बुक्स, बहुत सारे PYQs को एनालिसिस करने के बाद में ये नोट्स प्रिपेयर होते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।